जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों, वीडियो अंत तक पूरा मन लगाकर देखना, क्योंकि आपके लिए वीडियो के अंत तक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली हैं। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आपके ऑप्शन है ए 32, बी 34, सी 38 और डी 40। तो दोस्तों, आपको बता दें, नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली ने 32वां स्थान प्राप्त किया है। लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में क्रमशः 32वें और 36वें स्थान पर नई दिल्ली और मुंबई को स्थान दिया। तो दोस्तों, याद रखें कि भारतीय शहरों में नई दिल्ली सबसे टॉप पर है। मतलब अगर भारतीय शहर पूछे जाएं तो सबसे अच्छी रैंक नई दिल्ली को मिली है और दूसरी सबसे अच्छी रैंक मुंबई को मिली है। और वैसे ग्लोबल तौर पर देखें तो 32वें स्थान पर नई दिल्ली और 36वें स्थान पर मुंबई है। जबकि बेंगलुरु क्वार्टर वन 2021 में 4 स्थान नीचे चला गया और 40वें स्थान पर है। तो पहले बेंगलुरु की रैंकिंग थी 36 और अब बेंगलुरु की रैंकिंग है 40, 4 स्थान नीचे है। इसी अवधि में दिल्ली और मुंबई एक एक स्थान नीचे आ गए हैं। तो यह भी याद रखें दोस्तों कि पहले दिल्ली और मुंबई 31वें और 35वें स्थान पर थे, जो कि अब 32वें और 36वें स्थान पर हैं। आपको नाइट फ्रैंक इंडिया के बारे में बता दें दोस्तों, तो नाइट फ्रैंक इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल हैं। इसकी स्थापना 1896 में हुई थी और नाइट फ्रैंक का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और इसके संस्थापक हार्वर्ड फ्रैंक, जॉन नाइट और विलियम रटली हैं। तो संस्थापक का नाम अच्छे से याद रखें दोस्तों, हार्वर्ड फ्रैंक, जॉन नाइट और विलियम रटली। साथ ही अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रखें नाइट फ्रैंक इंडिया के, तो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं वर्तमान में शिशिर बैजल। दोस्तों, अब इस इंडेक्स की तरफ अन्य नजर डालें तो नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स की विस्तृत जानकारी देखें तो सबसे पहले आपको बता दें कि पहले पर कौन सा शहर है, तो शेंजन, चीन का शेंजन, दूसरे पर सांघाई और तीसरे पर है ग्वांगझाओ। ये तीनों शहर चीन के हैं जो रेसिडेंशियल इंडेक्स में टॉप पर हैं। 3 चीनी शहरों शेंजन, सांघाई और ग्वांगझाओ इस तिमाही में सूचकांक में शीर्ष पर हैं। शेंजन ने विश्व क्षेत्र में 18.9% की वृद्धि के साथ सबसे मजबूत प्रदर्शन का रिकॉर्ड दर्ज किया, जबकि न्यूयॉर्क नकारात्मक 5.8 वृद्धि के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला बाजार था। दोस्तों, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स नाइट फ्रैंक के वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क का उपयोग करके दुनिया भर में 45 से अधिक शहरों में स्थानीय मुद्रा में प्रमुख आवासीय कीमतों में एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक ट्रैकिंग कार्यक्रम है। तो दोस्तों, याद रखें, यह टोटल 45 से अधिक शहरों पर किया गया। इसमें प्रमुख अगर टॉप पूछा जाए तो शेंजन फर्स्ट पर, सांघाई सेकंड पर, ग्वांगझाओ थर्ड पर। सबसे कमज़ोर पूछा जाए तो न्यूयॉर्क, अगर भारतीय सबसे मजबूत पूछा जाए तो नई दिल्ली 32वें पर और मुंबई 36वें पर और तीसरे पर बेंगलुरु 40वें पर। ऐसे याद रखें दोस्तों, बहुत अच्छे से है पूरा इंडेक्स। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी बिहार, सी पंजाब और डी तमिलनाडु। तो दोस्तों, याद रखें, हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए उड़ीसा के साहित्यकारों को दिया जाएगा। पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले प्रसिद्ध लेखक मनोज दास। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि मनोज दास को कौन कौन से अवार्ड या सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री और पद्म भूषण इन्हें दोनों दिए गए थे, जिन्होंने अंग्रेजी और ओडिया भाषा में सैकड़ों कहानियां और उपन्यास, कथा, कविताएं, स्तंभ लिखे हैं। और इनके नाम पर ही उड़ीसा राज्य सरकार ने अब कौन सा मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू किया है। अब देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा को जैसे हम नक्शे में देख सकते हैं, यह भारत के पूर्वी तट और दक्षिणी हिस्से से मिला जुला क्षेत्र में स्थित है। और इसको अगर हम देखेंगे तो इसकी सीमा है पश्चिम बंगाल, झारखंड
और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा के राज्यपाल वर्तमान में प्रोफेसर गणेशी लाल तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और इसके अलावा विस्तृत जानकारी उड़ीसा के बारे में आपको 6 तारीख को दी हुई थी, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख सकते हैं। आपका ज़्यादा समय यहाँ खराब नहीं करूँगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मैडम मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है ए डेविड मैरियाना, बी एरिना सवेलेनका, सी एशले बार्टी और डी टोरा निटर। तो दोस्तों याद रखें, मैडम मैड्रिड ओपन महिला का खिताब एरिना सवेलेनका ने जीता है। दोस्तों, टेनिस में विश्व में 7वें नंबर पर, तो यह कौन से नंबर पर है दोस्तों? याद रखें, एरिना सवेलेनका 7वें नंबर पर। बेलारूस की एरिना सवेलेनका न विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी। तो याद रखें, विश्व में अभी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन है? एशले बार्टी। दोनों बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। को हराकर 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीता है। यह सवेलेनका का 10वां करियर WTA एकल खिताब है, सीजन का दूसरा WTA खिताब और क्ले कोर्ट का पहला खिताब है। तो याद रखें दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए WTA एकल खिताब कौन सा, तो 10वां है। इस सीजन का WTA खिताब कौन सा है, तो दूसरा है और क्ले कोर्ट में पहला खिताब है। दोस्तों, मैड्रिड ओपन एक पेशेवर WTA टेनिस टूर्नामेंट है जो आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों, तो आप याद रखें कि मैड्रिड ओपन कौन सा है, तो एक टेनिस टूर्नामेंट ही है और यह टेनिस से संबंधित है। सबसे पहले आपको यह तो समझ में आ गया होगा, यह आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, इंडोर नहीं है, आपको याद रखना है। और ना कौन जीता है दोस्तों इसे अभी मैडम मैड्रिड को, तो एरिना सवेलेनका। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम्ब किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है ए विद्या बालन, बी कंगना रनौत, सी कल्की कोचलिन और डी हुमा कुरैशी। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम्ब कल्की कोचलिन द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, यह पुस्तक जिसे अभी जारी किया जाना बाकी है, महातत्व पर एक सचित्र नॉन फिक्शन पुस्तक है। यह वलेरिया पॉलिनेचको द्वारा सचित्र और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, प्रकाशन हाउस को बहुत अच्छे से नाम याद रखना है आपको, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक गर्भावस्था और गर्भवती माताओं और मातृत्व के बारे में सोचने वाले किसी भी महिला के लिए पालन पोषण के बारे में बताती है। और लिखी किसके द्वारा है, तो कल्की कोचलिन द्वारा। और पुस्तक का नाम क्या है, तो एलिफेंट इन द बॉम्ब। यह पॉइंट्स हाईलाइट करके याद रखें दोस्तों, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, लुइस हैमिल्टन ने लगातार कितनी बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? आपके ऑप्शंस हैं ए दूसरी बार, बी तीसरी बार, सी चौथी बार और डी 5वीं बार। तो दोस्तों याद रखें, लुइस हैमिल्टन ने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। यह जीत लुइस हैमिल्टन की लगातार 5वीं स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत है और साथ ही इस सीजन की तीसरी जीत है। मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल रेसिंग नीदरलैंड की टीम से रहते हैं दूसरे स्थान पर आए। इसके बाद वाल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहे। और यह रेस 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का चौथा राउंड था, जिसमें कौन जीते हैं दोस्तों, तो लुइस हैमिल्टन। आपको यह याद रखना है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने 5वीं बार जीता है। तो यह 5वीं बार याद रखें ना रखें, लेकिन यह जरूर याद रखें कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीता है। दूसरे नंबर पर मैक्स वर्स्टैपेन और तीसरे नंबर पर वाल्टेरी बोटास थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किसने सबसे अधिक आरोहियों के साथ अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? आपके ऑप्शन है ए रघवालवागा, बी कामिरात रीता, सी पवन प्रकाश और डी माइको नागर। तो दोस्तों याद रखें कि कामी रीता ने सबसे अधिक आरोहियों के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। दोस्तों, नेपाली पर्वतारोही बहुत अच्छे से याद रखें, कामी रीता किस राष्ट्र से हैं? नेपाल से हैं। तो नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के सबसे अधिक आरोहियों के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है।
इक्यावन वर्षीय रीता ने 1994 में एवरेस्ट पर पहली बार फतह की थी और तब से लगातार हर साल यह यात्रा कर रही हैं। तो दोस्तों याद रखें, यह कुल 25 बार माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी हैं। यह 51 वर्ष की हैं। यह पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था इन्होंने, और साथ ही यह नेपाल की निवासी हैं। इस प्रश्न से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, यह भी बहुत अच्छे से याद रखें, सागर माथा। और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हेमंत बिस्वा शर्मा को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी असम, सी गोवा और डी कर्नाटक। तो दोस्तों याद रखें, हेमंता बिस्वा शर्मा को हाल ही में असम राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। हेमंता बिस्वा शर्मा साल 2001 से 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट से असम के जलकुवारी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। मई 2016 तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में विधायक के रूप में सेवा की है और अब यह असम के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अब नज़र डालेंगे हम असम की तरफ। तो जैसे हम देख सकते हैं, असम को सबसे पहले असम की अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो भूटान और बांग्लादेश से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजकीय सीमा देखें तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से इसकी वो है राजकीय सीमा है। दोस्तों अब नजर डालें असम की तरफ। तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम की स्थापना ब्रिटिश प्रांत के तौर पर, असम प्रांत के तौर पर ब्रिटिश शासन में 1912 में हो गई थी, जबकि भारत के आज़ाद होते साथ ही 15 अगस्त 1947 को इसका भारत में विलय हो गया था। दोस्तों वर्तमान में इसके राज्यपाल जगदीश मुखी तथा मुख्यमंत्री आपको बताया जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी से हैं, जो याद रखें। पड़ोसी राज्य भी आपको बताया मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल इसके पड़ोसी राज्य हैं। और दो पड़ोसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा बनाता है, तो वह हैं भूटान और बांग्लादेश। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें असम से, तो दोस्तों आपको बता दें वन एवं राष्ट्रीय उद्यान अगर असम में देखोगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। असम में देश का सबसे लंबा रेड पुल बोगीबील स्थित है। इस पुल का निर्माण असम के धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिले में किया गया है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, देश का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन सा है? तो बोगीबील है। इसका निर्माण कहाँ है? तो धेमाजी और डिब्रूगढ़ जिले में। असम में भारत की सबसे लंबे नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। तो याद रखें, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे कहाँ है? तो वह भारत में है। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और किसे किसे जोड़ता है? तो गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से। दोस्तों असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा त्यामूर्ति, जिनका अभी निधन हो चुका है दोस्तों। तो याद रखें कि असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी? सैयदा अनवरा तैमूर इनका नाम था। दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। तो बहुत अच्छे से याद रखें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से ISO सर्टिफिकेशन पाने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। तो यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। और किस राज्य में? तो असम राज्य में। दोस्तों भारत का पहला तेल संग्रहालय गुवाहाटी असम में बनाया जाएगा। तो यह भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भारत का पहला तेल संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? गुवाहाटी असम में। उस असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास राज्यव्यापी स्मार्ट परिवहन समाधान और यात्रियों के लिए सामान्य मोबिलिटी कार्ड है। तो दोस्तों याद रखें कि पहला राज्य कौन सा है जिसके पास राज्यव्यापी स्मार्ट परिवहन समाधान और यात्रियों के लिए सामान्य मोबिलिटी कार्ड है। तो ऐसा पहला राज्य असम है। साथ ही दोस्तों याद रखें, असम देश का अकेला राज्य जहां नेशनल सिटीजन रजिस्टर है, अभी NRC लागू है। तो बहुत अच्छे से याद रखें, NRC लागू वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? असम है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस है ए बिहार, बी तेलंगाना, सी असम और डी कर्नाटक। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब आपको बता दें ग्लाइफोसेट क्या होता है। तो ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध है क्योंकि यह कैंसर कारक है। तो इससे दोस्तों कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं ग्लाइफोसेट से,
इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाकी यह एक खरपतवार नाशक है, याद रखें, जिसे कपास के खेतों में उपयोग किया जाता है। अब नजर डालेंगे दोस्तों तेलंगाना की तरफ, तो आपको बता दें जैसे नक्शे पर हम तेलंगाना को भी देख सकते हैं। इसकी सीमाएं देखें अगर, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। अब नजर डालें दोस्तों तेलंगाना की तरफ, तो तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई सौंदरराजन तथा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। पड़ोसी राज्य आपको बताया महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों यहाँ की झील देखें तो यहाँ पर हुसैन सागर झील, ओस्मान सागर और पखल झील, जिसे बारंगल झील भी कहते हैं। तो याद रखें दोस्तों हुसैन सागर और बारंगल झील मतलब पखल झील बहुत अच्छे से याद रखें, यहाँ पूछे जाते हैं। और ओस्मान सागर को भी आप याद रखें। राष्ट्रीय पार्क देखें KBR मतलब काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय मुख्यमंत्री पार्क। दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना है इसको, क्योंकि यह पूछा जाने के चांसेस हैं। ये मुख्यमंत्री के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अमरावती टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य और कवल वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालेंगे अगर, तो देखेंगे यहाँ पर स्थित बांध, तो नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, नजाब सागर बांध जो कि मंजिरा नदी पर है और पोचपांद बांध जो कि गोदावरी नदी पर है। तो दोस्तों तीनों बांधों के नाम और तीनों की नदियों के नाम बहुत अच्छे से याद रखें। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, निजाम सागर बांध मंजिरा नदी पर और पोचपाम बांध गोदावरी नदी पर। दोस्तों आप याद रखें कि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी में नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। तो याद रखें कि भारत का पहला ऐसा चिड़ियाघर कौन सा है जिसे ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो। तो याद रखें हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क ऐसा वो है चिड़ियाघर है। दोस्तों जनजातियों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का पहला राष्ट्रीय खेल सम्मेलन हैदराबाद में हुआ। तो यह भी आपको याद रखना है कि जनजातियों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का पहला राष्ट्रीय खेल का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो हैदराबाद में हुआ। भारत की पहली प्रयोगशाला मास परियोजना हैदराबाद में शुरू हुई। भारत का पहला विशेष डॉग पार्क तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया है। और दोस्तों याद रखें कि गोदावरी नदी पर निर्मित विश्व की पहली और विश्व की बड़ी कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन परियोजना है। दोस्तों इस लाइन को अंडरलाइन कर लें और बहुत अच्छे से लिख लें कि गोदावरी नदी पर निर्मित सबसे पहले तो यह विश्व की पहली है और साथ ही सबसे बड़ी है। कौन सी? कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन परियोजना है। तो आपको यह याद रखना है जो कि तेलंगाना में है। साथ ही याद रखें दोस्तों तेलंगाना सरकार ने 2020 को, यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो याद रखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। किसने? तेलंगाना सरकार ने किया 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है दोस्तों अभी तेलंगाना से जुड़े अन्य तथ्य बाकी हैं। तो याद रखें तेलंगाना अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस के 32वें संस्करण की मेजबानी की और यह एशिया में आयोजित होने वाला ISTA कांग्रेस का पहला संस्करण था। तो याद रखें कि अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस का एशिया में पहला अगर अधिवेशन संस्करण पूछा जाए तो कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है और यह कुल 32वां था। और कब हुआ? तो यह जून 2019 में हुआ। दोस्तों P नरसिम्हा राव कथनपल्ली सुजाला सामंती परियोजना तेलंगाना में है। तो कौन सी परियोजना दोस्तों? P नरसिम्हा राव कंथनपल्ली सुजाला सामंती परियोजना तेलंगाना में है। परियोजना के तहत गोदावरी नदी के ऊपर 23 मीटर ऊंचा और 1132 मीटर लंबा बांध बनना है। तो यह अभी बना नहीं है, बनना बाकी है। दोस्तों देश में पहली बार हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। तो याद रखें दोस्तों देश का पहला ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिस पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया हो, तो वह है हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नेटवर्क और तेलंगाना सरकार ने ड्रोन के माध्यम से रक्त और टीकाकरण जैसी आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नामक एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब दोस्तों याद रखें मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य सरकार की योजना है? तो तेलंगाना राज्य सरकार की है। इन्होंने इसके लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द्वारा हाथ मिला के साथ में साझेदारी की है। दोस्तों आंध्रा बैंक ने हैदराबाद
तेलंगाना ने में एक समारोह में अभी ABHI नामक अपना AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटरैक्टिव सहायक लॉन्च किया है। तो आंध्रा बैंक ने कहाँ लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश नहीं लगाना, प्लीज आप हैदराबाद तेलंगाना लगाना अगर आपसे पूछा जाए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है 11 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, बी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सी राष्ट्रीय डाक दिवस और डी राष्ट्रीय महिला सुरक्षा दिवस। तो दोस्तों याद रखें कि 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब दोस्तों जानेंगे कि 11 मई को मनाए जाने के पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों याद रखें 11 मई 1988 को पोखरण में राजस्थान में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने में भारत ने एक प्रमुख तकनीकी सफलता प्राप्त की थी। तो पहला परमाणु परीक्षण था दोस्तों जो 11 मई 1988 को किया गया था पोखरण में, और जिसमें भारत ने सफलता पाई थी। इसके साथ ही दोस्तों इसके अलावा पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण भी इस दिन बेंगलुरु में किया गया। तो 11 मई को ही हंसा 3 का परीक्षण किया गया था। साथ ही भारत ने इसी दिन त्रिशूल मिसाइल का भी सफल फायरिंग परीक्षण किया था। तो दोस्तों त्रिशूल मिसाइल का भी 11 मई को ही परीक्षण किया गया। इस वजह से नेशनल टेक्नोलॉजी डे या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस खिलाड़ी को अप्रैल के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी बाबर आजम और डी केन विलियमसन। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम के कप्तान को अप्रैल के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बाबर आजम बतौर कप्तान अपने पहले 4 टेस्ट जीतने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी भी हैं, जबकि वुमेन्स कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एलिशा हेली को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया की एलिशा हेली को। और साथ ही बाबर आजम से रिलेटेड एक तथ्य याद रखें कि भाई अब कप्तान के तौर पर पहले 4 टेस्ट जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। साथ ही हाल ही में बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर T20 इंटरनेशनल में मात्र 52 पारियों में सबसे तेज 2000 रन बनाने का वाले बल्लेबाज बन गए थे। तो दोस्तों सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले T20 इंटरनेशनल में कौन है? तो बाबर आजम है जिन्होंने 52 पारियों का समय लिया, और इनसे ज़्यादा पहले रिकॉर्ड था विराट कोहली के नाम जिन्होंने 56 पारियों में 2000 रन बनाए थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2021 जीतकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है? आपके ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, बी मातिया बेरेतनी, सी राफेल नडाल और डी नोवाक जोकोविच। तो दोस्तों याद रखें कि अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने मैड्रिड ओपन 2021 जीतकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। विश्व के नंबर 6 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने हाल ही में मैड्रिड ओपन 2021 के फाइनल को जीतकर दूसरी बार मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया। यह अलेक्जेंडर ज़्वेरेव की चौथी ATP मास्टर्स 1000 ट्रॉफी है। दोस्तों याद रखें कि यह कितने नंबर पर रहते हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव अभी? तो यह 6वें नंबर पर है। दोस्तों उन्होंने अपना पहला मैड्रिड खिताब 2018 में फाइनल में थीम के खिलाफ था। तो याद रखें दोस्तों कि इन्होंने पहला, आपसे अभी बोला जैसे मैंने कि अलेक्जेंडर ज़्वेरेव की दूसरा खिताब है, तो पहला खिताब इन्होंने 2018 में जीता था, फाइनल में थीम के खिलाफ जीता था। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है सबसे बड़ी तेल कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों याद रखें कि सबसे बड़ी तेल कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद हाल ही में अमेरिका देश ने आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों अमेरिका की सबसे बड़ी तेल कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक के बाद बाइडेन प्रशासन ने आपातकाल की घोषणा की है। यह कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी रोजाना 25 लाख बैरल तेल सप्लाई करती है। इस साइबर अटैक के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें 2 से 3% तक बढ़ सकती हैं। दोस्तों कॉलोनियल पाइपलाइन की महत्ता अगर देखें तो यह पाइपलाइन ईस्ट कोस्ट को ईस्टर्न साउदर्न अमेरिका से जोड़ती है। दोस्तों इससे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और अन्य रिफाइंड फ्यूल की सप्लाई होती है। 8850 किलोमीटर कॉलोनियल पाइपलाइन की लंबाई है तथा यह 2.5 मिलियन बैरल
तेल का परिवहन पाइपलाइनों के जरिए हर रोज करती है। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, बाकी विस्तृत आपको पहले भी दे चुके हैं। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। अगर आप सब हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।